नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया। अमित शाह का इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू सहित आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम मौजूद रहे। इसी के साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। भिलाई नगर विधायक की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है, जिसे लेकर सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रभारी विजय जांगिड़, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे। वहीं इसके पहले मंगलवार को पूर्व सीएम बघेल, नेता प्रतिपक्ष महंत समेत कांग्रेसी विधायक भी देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे थे। इसी दिन देवेंद्र यादव की रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। उन्हें बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जो कानूनी बातें हम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है और उसके बावजूद ऐसी धाराएं लगाई हैं जो कानून में कभी भी उसको कोई मान्यता देने वाला नहीं है, तो कोर्ट कचहरी का भी हम सामना करने वाले हैं। लेकिन ये जिस द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी है, जिस तरह टारगेट करके उनको किया गया है, क्योंकि मुखर होकर उन्होंने सरकार को उनकी आलोचना की थी, उंगलियां उठाई थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई है, इसलिए अपना बदला निकालने के लिए देवेंद्र जी को अरेस्ट किया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा बलौदाबाजार में, वहाँ जो हिंसा हुई उसको नियंत्रण करने में वहाँ ऐसे हालात बनाए गए, सरकार प्रशासन की नाकामी रही कि वहाँ ऐसे हालात बने और सत्तामी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये सब लोगों का ना तो संरक्षण और ना सुरक्षा ये सरकार दे पा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और विशेष रूप से राज्य की सरकार हो। जो वहाँ हिंसा हुई उसकी जांच करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिन असामाजिक तत्वों ने इसको अंजाम दिया, बजाय उनको टारगेट करने के, और सत्ताधारी दल के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी खबर आने को मिली थी। लेकिन हमारे लगातार दूसरी बार जीते हुए विधायक नौजवान साथी देवेंद्र यादव जी को जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में अरेस्ट किया और घर जाकर उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई और उनको अरेस्ट कर जबरदस्ती जहां जेल में रखा गया है। ये मैं समझता हूं बहुत गलत उदाहरण सरकार पेश कर रही है, क्योंकि समाज की जो भावनाएं आहत हुई उसको समझने में सरकार कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी हम सब हमेशा से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, हमारी पार्टी हो, हमने हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब उस तबके के लिए संघर्ष किया है और देवेंद्र यादव जी भी वहां पर अपना समर्थन देने गए थे उन सब साथियों को जो उत्तेजित थे, जो परेशान थे, जो आहत थे। लेकिन हिंसा जो हुई, और ऐसा पहली बार हुआ है राज्य इतिहास में कि प्रशासन, पुलिस को कोई अंदेशा नहीं था और जब इतनी बड़ी हिंसा को जब अंजाम दिया, उसके बाद कांग्रेस के विधायक को टारगेट करना, ये सीधी सीधी राजनीति है और मुझे लगता है कि बहुत गलत उदाहरण पेश किया है प्रदेश की सरकार ने। अगर आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार से आप कानून का दुरुपयोग करके उनको जेलों में डालेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरा संघर्ष करेंगे, लीगली भी हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग धरना करेंगे, जनता को सचेत करेंगे कि सरकार बजाय विकास करने के तमाम यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, चाकू चलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल सरकार कर नहीं पा रही है और कांग्रेस के विधायक को जेल में बंद कर एक बहुत गलत उदाहरण दिया है। इसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह
इस संघर्ष के लिए तैयार है। आज हमने मुलाकात करी है देवेंद्र जी से भी, और वो पूरे तैयार हैं सतनामी समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने के लिए। लेकिन ये जो उन्होंने किया है उनको जेल में डालने का काम, इसका हम जवाब कानूनी तरीके से भी देंगे और पॉलिटिकल तरीके से भी देंगे। वहीं पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अन्य के विरुद्ध 20 अगस्त को उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने दुर्ग जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके खिलाफ और ईडी के खिलाफ अनिल टुटेजा, अरुण प्रतीक त्रिपाठी, निरंजन दास जैसे 70 लोग जो आरोपी हैं, उन लोग याचिका लगाए थे, 13 याचिकाएं। उस याचिका को निरस्त कर दिया उच्च न्यायालय ने। उससे यह स्थापित हो गया कि यह संगठित गिरोह संगठित ढंग से छत्तीसगढ़ के खजाने को चूना लगा रहा था। 1 साल का घोटाला 2161 करोड़ रुपए का है जो एफआईआर में उल्लेखित है। अब कांग्रेस क्या कहती है, अब माननीय भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और कांग्रेस के रोज टीवी में चिल्लाने वाले प्रवक्ता क्या बोलेंगे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद। अब ये जांच से ये स्थापित होगा, माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है कि ये घोटाला एक संगठित घोटाला प्रथम दृष्टया दिखता है और ये निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जनता भी ये जानना चाहती है अब कि सारे घोटाले से पर्दाफाश हो, जांच सही दिशा में चले। और अभी तक हम लोग जब बोलते थे विधानसभा में, जब बोलते थे विधानसभा के बाहर, जब बोलते थे तो इसको राजनीतिक बोलते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। अब माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद, उनकी याचिकाओं को निरस्त करने के बाद कांग्रेस क्या कहती है ये देखना है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ ने मौन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिला स्टाफ हाथ में तख्ती लेकर अपना विरोध जताते हुए नजर आई। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का घृणित कार्य बहुत ही शर्मनाक है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन को ऐसे स्थल पर जहां महिलाएं काम करती है टास्क फोर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। 9 अगस्त की रात को जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, चिकित्सक के साथ जो जघन्य घटना हुई, उनका मर्डर हुआ और उनके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम शासन से और प्रशासन से ये निवेदन हमेशा रहेगा कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि इस प्रकार की घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारी बेटियां और माताएं और बहनें जो ऐसी जगहों पर ड्यूटी करती हैं, वो अपने आप को हमेशा सेफ महसूस करें और अपनी पूरी उससे काम कर सकें ताकि उनको कभी इस प्रकार की घटना का सामना ना करना पड़े। और अगर करना पड़े तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके और उनको सेफ्टी मिल सके। दर्शन है आज आप लोग एक मौन रैली के रूप में आप कोलकाता के में जो रेप कांड हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार का विरोध? ये प्रदर्शन ना कह के हमारी व्यथा कहूंगा। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर भारत में हर 15 मिनट में रेप की घटनाएं हो रही है तो ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, समाज को सोचने का विषय है कि हम कहां से चले थे और हमारा सपना कहां था और हम कहां तक पहुंचे हैं। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, जिस अस्पताल में लोगों की जान बचाई जाती है और जिसके द्वारा जो जान बचाई जाती है उसकी जान की हिफाजत हमारा समाज नहीं कर पाया, उसकी आबरू इज्जत की रक्षा हमारा समाज नहीं कर पाया, तो आखिर कब तक? मेरा प्रश्न ये है, आखिर कब तक? दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारे जिले में एक ऐसा टास्क फोर्स बने कि इस तरह की कोई भी घटनाएं अगर ऐसा लगता है कि हो सकती है तो सबको पता होना चाहिए कि ऐसे अवस्था में क्या एक्शन होना चाहिए और किसको कांटेक्ट करें और उसका रिएक्शन कैसा हो।
सर, तो क्या एक दिवसीय जो आप ये जो मॉन रैली निकाले, तो किसी भी प्रकार का आपके अस्पताल में क्या कोई स्वास्थ्य सुविधाएं क्या बंद की गई है? नहीं, स्वास्थ्य लोगों को स्वास्थ्य प्रोवाइड करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम अपने समाज के लिए नहीं करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में जिस तरह की ओथ लेके आते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास 530 स्टाफ है और जो स्टाफ ऑफ थे उन्हीं लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल किया। कि अगर मैं बोलूं तो ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। ये सबसे पनिशेबल पनिशमेंट होगा उसके लिए, और मेरे हिसाब से वो एक पब्लिक मैसेज भी सेंड करेगा। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अपराधियों के अंदर कानून का खौफ बिल्कुल नहीं दिख रहा। ताजा मामला जिला मुख्यालय के नेता चौक में संचालित सुमित ज्वेलर्स पर चोरी का है, जहां चोरों ने आधी रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान से चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी चोर करीब 10 लाख रुपए की चांदी के जेवर लेकर फरार हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सुमित ज्वेलर्स में पीछे के रास्ते से घुस करके सेंधमारी करके चोरी की है। अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की गई है और प्रार्थी जो है अपना सामान चेक करके अभी FIR कराने के लिए आ रहा है। उस आपसे उसे बता पाएगा कि कितने की चोरी हुई है। CCTV में बाहर से भी देख रहे हैं, कुछ उसके यहाँ भी CCTV 1-2 लगे हुए थे जिसमें चिप्स वगैरह थी, उनको चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड गया था, पीछे का रास्ता काफी गीला था जिसकी वजह से डॉग आगे तक नहीं जा पाया, कुछ दूरी तक गया है जिससे पीछे साइड होने की संभावना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहली बार कोंडागांव जिले के दौरे पर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वाणिज्य मंत्री का ये दौरा किन मायनों में खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिले के प्रवास पर पहली बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे। मंत्री लखनलाल देवांगन का ये दौरा अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि कोंडागांव जिले का उनका ये पहला दौरा था। अपने दौरे के दौरान वाणिज्य मंत्री ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ निर्देशित किया कि अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान करने को प्राथमिकता दें। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने कई बैठकें भी की जिनमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत व्यवस्था, कृषि, खनिज, वन और शहरी विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की। इसके साथ ही मंत्री लखनलाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और विशेष रूप से केशकाल घाट स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि केशकाल घाट सड़क की मरम्मत को सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल प्रदाय योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करें और उनका प्राथमिकता से समाधान करें। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने बस्तर से सांसद महेश कश्यप, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर के साथ भी कई मुद्दों को लेकर बैठक की। कोंडागांव जिला में पहली बार बैठक ये है, जिला प्रभारी मंत्री बनने के बाद में प्रथम बार मेरा कोंडागांव आगमन हुआ है कोंडागांव जिला में, और आज हम लोगों ने जिले के समीक्षा बैठक ली है। और आज चूँकि प्रथम बार आगमन हुआ था और प्रथम भाग में हम लोगों ने एक परिचय के दृष्टि से आज बैठक का आयोजन किए थे। सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी से परिचय हुआ है और कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुआ है। बाकी पूर्ण रूप से आज अलग अलग विभागों की समीक्षा नहीं किया गया है। फिर से अगले महीने जब आएंगे तो विस्तृत रूप से अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी और निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब यहाँ के अच्छे काम कर रहे हैं और पूरा जिला में अच्छा काम हो रहा है और आने वाला समय पर और अच्छा कैसे हो सके इसके लिए हम लोगों ने कहा है। और निश्चित तौर पर
ऐसे क्या निकल के आया जिससे विकास में गति मिल सके? देखिए, अभी बताया ना मैंने कि सभी विभागों का भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा नहीं किया है। जो जो विभाग में थोड़ा बहुत कमी बेसी है उसको समय सीमा पर पूरा करने के लिए कहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जल मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हर घर में पीने के पानी मिले, इसके लिए काम चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि समय सीमा पर काम पूरा हो जाए। जो हमारा घाटी है उसका भी टेंडर हो चुका है, जल्दी बारिश के बाद उस सड़क का भी निर्माण होगा। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का भी काम काफ़ी अच्छा है। और अभी तो कांग्रेस की सरकार में आवास को रोक दिया गया था, अभी माननीय विष्णुदेव जी ने फिर से स्वीकृति दी है, फिर तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ में आवास बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बजट में इस बार की 3 करोड़ आवास बनाने का, नया आवास बनाने का योजना बनाए हैं, उसका भी हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। और निश्चित तौर पर कोंडागांव जिला बस्तर क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को और कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, इसके लिए पूरा प्रशासन सरकार के माध्यम से काम किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र की जो सुंदरता है वो और सुंदरता में बढ़ सके। इसके लिए पूरा हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के इस खास दौरे के बाद जिले की जनता को उम्मीद है कि कई दिनों से सुस्त चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को सजगता से निभाएंगे। गौरतलब है कि मंत्री लखनलाल ने अपने दौरे के दौरान जिले में चल रही तमाम योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को बिना किसी लापरवाही के कार्यों को करने के सख्त निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मंत्री बीजेपी के धाकड़ विधायक राजेश मूणत ने मेयर एजाज ढेबर ने रायपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए रूस के साथ मेयर एजाज ढेबर के एमओयू पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला किया है। मूणत ने दावा किया है कि मेयर ढेबर मॉस्को रूस में जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, मेयर ढेबर इस समय मॉस्को में है और रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू मॉस्को में परिवहन शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है। वरिष्ठ विधायक मूणत ने दावा किया है कि मेयर ढेबर की यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत है। रायपुर के मेयर ने फिर रायपुर की जनता के साथ में छलावा किया है। रायपुर के मेयर 4.5 साल से हैं, चुनाव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मॉस्को में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ एमओयू संपन्न किया। ये एमओयू की वैल्यू क्या? राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। और जब कोई किसी पार्टी के साथ एमओयू संपन्न होता है तो दो सरकार के बीच में, दो पार्टियों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एमओयू संपादित होता है। ना तो नगर निगम कमिश्नर उस कार्यक्रम में है, ना कोई नगर निगम का कार्यक्रम है, ना शासकीय प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आप सम्मिलित होने गए। आप अपने स्वयं की पर्सनल यात्रा में सरकार के द्वारा बिना जानकारी के एमओयू कर लेना और रायपुर की जनता को सगबात दिखाना। और मैं पहले से सोच रहा था कि इस प्रकार से होना चाहिए। क्या आपके पास कोई इसके विजन डॉक्यूमेंट है कि राज्य सरकार की सहमति या नगर निगम प्रशासन की कोई सहमति के आधार पर आपने एमओयू संपादित किया? खाली रायपुर की जनता को चुनाव के पहले सजबात दिखाने का काम एक बार फिर रायपुर की महापौर ने किया है। इस प्रकार के 5 साल इस शहर को चारों तरफ अतिक्रमण के रूप में खड़ा कर दिया। कोई रोड ऐसी बाकी नहीं जिसमें अतिक्रमण हो।
शहर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जिसमें अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हुआ हो। और इन सब के अंदर होने के बाद भी जब कुछ काम आप नहीं कर पाए तो आपने जाकर के बता दिया मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ महापौर के बीच में एमओयू। ये जनता के गुमराह करने वाला, नियमों के विपरीत कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, जनता को गुमराह ना कर। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईश्वर कौन है? क्या हम अंतरिक्ष का हिस्सा हैं या फिर प्रकृति का हिस्सा हैं? जीवन की हर सच्चाई को जानने के लिए देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम, सोमवार से शनिवार रात्रि 9 बजे से व रविवार प्रातः 7:50 पर केवल ईश्वर टीवी पर, प्रतिदिन 6:40 पर साधना टीवी पर, प्रातः 7:30 बजे से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 बजे से हर खबर न्यूज पर। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री धामी ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किए गए गठबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। सीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल किए हैं। सीएम ने कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हुए पूछा है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस या फिर राहुल गांधी पार्टी जो है कांग्रेस धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए एनसी के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से बॉर्डर पार से आतंकवाद के इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी के बजाय आतंकवाद, दहशतगर्दी के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जेकेएनसी के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करते हैं? ये सभी सवाल मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से पूछे हैं।